जय महाराष्ट्र। मी किरण राठोड। शेती मित्र मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। पुढच्या 10 मिनिटात आपण घेणार आहोत शेतीविषयक बातम्यांचा आढावा। कृषी कायद्याच्या विरोधात मागील 15 दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे। शेतकरी आणि सरकारमध्ये अनेक बैठका सुद्धा पार पडल्या, परंतु कोणताच तोडगा निघाला नाही। 8 डिसेंबरला शेतकऱ्यांनी देशव्यापी संप सुद्धा केला। या सर्व घडामोडींवरती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि शेतकऱ्यांमध्ये मंगळवारी बैठक पार पडली। यात सरकारने 5 प्रस्ताव तयार केलेत। यावर अंतिम मंजुरी बाकी असल्याचं केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडून सांगण्यात आलंय। तसेच गुरुवारी सुद्धा कृषी मंत्री आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सुद्धा याबाबत माहिती दिली आहे। कृषी कायद्याच्या विरोधात मागील 15 दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करतायत। मंगळवारी देशव्यापी संप सुद्धा केला। अनेक बैठका झाल्या, परंतु कोणताही तोडगा कृषी कायद्याबाबत झालेला नाहीये। या सर्व पार्श्वभूमीवर माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, काँग्रेस नेते राहुल गांधी, सीताराम येचुरी आणि विरोधक यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली। भेटीत कृषी कायद्याबाबत चर्चा केली। यावेळी सरकार शेतकऱ्यांबाबत उदासीन असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी केली। दरम्यान यावेळी अनेक शेतकरी नेते उपस्थित होते। पालघरमधील जव्हारवाडा आणि विक्रमगड या आदिवासी बहुल भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती शेतकरी हे मोगरा उत्पादन घेतात। एकट्या विक्रमगड या तालुक्यात 50 गावांमध्ये जवळपास 1000 ते 1200 शेतकरी मोगरा लागवड करतात। सध्या सणवार आणि लग्न समारंभ यांच्यासाठी मोगऱ्याला मोठी मागणी आहे। त्यामुळे कोरोनामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा एकदा सुरळीत करण्यात पूरक परिस्थिती असताना अचानक मोगरा फुलांवरती पीन बरोर या रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे येथील शेतकरी पुन्हा एकदा आसमानी संकटात सापडलाय। त्यामुळे याची शासकीय योग्य ती दखल घ्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येते। तर या रोगामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होईल। यामुळेच रोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विशेष काळजी घेण्याचं आवाहन कोसबाड कृषी केंद्राचे शास्त्रज्ञ उत्तम सहाणी यांनी केलंय। कृषी कायद्याच्या समर्थनार्थ बीड जिल्ह्यातील बोरखेड येथे शेतकऱ्यांच्या बांधावरती शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं। यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फलक हातात घेऊन आम्ही शेतकरी नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या कायद्याचे समर्थन करतो अशा घोषणा दिल्या। मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघातील बंडखोर रमेश पोकळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं। यावेळी अनेक शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले होते। बुलडाणा येथे काँग्रेसने जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती ट्रॅक्टर मोर्चा काढलाय। गुरुवारी पुन्हा एकदा काँग्रेसने शेतकरी विधेयक कायदा रद्द करण्यासाठी आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं। जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे हा मोर्चा काढण्यात आला। यावेळी सकाळी शहराच्या प्रमुख मार्गावरती काँग्रेसच्या ट्रॅक्टर मोर्चाला सुरुवात झाली। शेवट हा जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे करण्यात आला। या मोर्चामध्ये ट्रॅक्टरसह दुचाकी स्वार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी सरकारचा निषेध करत जोरदार घोषणाबाजी देखील करण्यात आली आहे। लातूरमध्ये पारंपरिक शेतीत शेतकऱ्यांना सतत नुकसानीचा सामना करावा लागतोय। मात्र लातूर तालुक्यातील जेवळी येथील विजय यादव हे शेतकरी अपवाद ठरलेत। यादव यांच्याकडे 22 एकर शेती आहे। यातील 2 एकरवरती गावरान पेरूची लागवड करण्यात आली आहे। गेल्या 20 वर्षांपासून पेरूचे उत्पन्न घेत आहेत। 2.5 महिन्यांच्या हंगामामध्ये गावरान पेरूला 30 ते 35 रुपये प्रति किलो भाव मिळाला। वर्षाकाठी 4 ते 5 लाखांचे उत्पन्न यादव यांना मिळाले। 18 एकर शेतीत गावरान पेरूतून होणारे उत्पन्न फायदेशीर असल्याचं यादव यांनी सांगितलंय। देशातील काही भागात पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे। दक्षिण पूर्व अरबी समुद्रावरती स्थित कमी दाबाच्या क्षेत्राने लक्षद्वीपवरती वादळासह जोरदार पाऊस पडेल। ही यंत्रणा हळूहळू पश्चिमेकडे जात असल्याने पावसाची क्रिया हळूहळू कमकुवत होण्याची शक्यता आहे। पश्चिम हिमालयातील प्रदेश त्याचप्रमाणे ट्रान्स हिमालय यावरती देखील परिणाम करते। गुरुवारी पावसाच्या हालचाली थांबण्याची अपेक्षा आहे। पश्चिम गोंधळामुळे प्रेरित चक्रीवादळ अभिसरण सेमी सूक्ष्म या प्रदेशातही वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडण्याची शक्यता असेल। कमी दाबाने आणि मध्य भारतात येणाऱ्या काही दिवसात गुजरात, मध्य प्रदेश आणि लगतच्या ठिकाणी विखुरलेला पाऊस आणि ढगाळ हवामानाने राज्यात परतीचा पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे कापसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचं पाहायला मिळतंय। नगर जिल्ह्यात कापसावरील बोंडअळीचे प्रतिबंधात्मक निर्मूलन करण्यासाठी कृषी विभागाने यंदा नगर जिल्ह्यात तब्बल 26 लाख रुपयांचा खर्च केलाय। त्यात 20 लाखांचा
लोकवाटा आहे। जिल्हाभरात 46 लाखांचा खर्च करूनही बहुतांश भागातील कापसावरती यंदा बोंडअळी आढळून आलेली आहे। त्यामुळे बोंडअळी निर्मूलनावरती झालेला खर्च वाया गेल्याची भावना व्यक्त केली जाते। नगर जिल्ह्यातील शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, जामखेड या भागांमध्ये कापसाचे क्षेत्र अधिक आहे। यंदा 1,25,000 हेक्टर क्षेत्रावरती कापसाची लागवड झाली आहे। 3 वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील 1,30,000 हेक्टर क्षेत्रापेक्षाही अधिक क्षेत्र बोंडअळीच्या विळख्यात सापडले होते। नंदुरबार जिल्ह्यात बुधवारी संध्याकाळपासून वातावरण मोठा बदल झालेला आहे। संपूर्ण ढगाळ वातावरण असून काही ठिकाणी पावसाचा शिडकाव झाल्याचं शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या मालाचं नुकसान झालंय। हे नुकसान टाळण्यासाठी नंदुरबार कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील मिरची आणि कापूस खरेदी विक्री व्यवहार बंद ठेवण्यात आलेत। पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश बाजार समितीचे सचिव योगेश अमृतकर यांनी दिले आहे। याची सर्व शेतकरी बांधवांनी नोंद घ्यावी असं आवाहन बाजार समितीतर्फे करण्यात आलंय। यामुळे याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतोय। शेतकरी योजनेतून बोगस लाभार्थी आता पुढे येत आहेत। पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यात 4,94,921 शेतकऱ्यांना लाभ मिळत होता। यात अपात्र आणि कर भरणारे 11,763 खाली निष्पन्न झालेले आहे। त्यामुळे आता त्यांच्याकडून 9,96,00,000 रुपयांची वसुली होणार आहे। आजपर्यंत 47 लाख रुपयांची वसुली झाल्याची माहिती समोर येते। शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती। जिल्ह्यातील 4,94,921 पात्र लाभार्थी शेतकरी कुटुंबियांची माहिती अपलोड झालेली आहे। त्यामुळे त्यांना वार्षिक 6,000 रुपये मिळत होते। परंतु केंद्र शासनाने केलेल्या पाहणीत अपात्र तसेच कर भरणाऱ्या 11,763 खातेदारांचा भरणा असल्याचं निष्पन्न झालंय। दिल्लीतील धुक्यामुळे हवामानात फार बदल झालाय, तर उत्तर भारतातील बऱ्याच भागात दाट धुके आहेत। बुधवारी सकाळी दिल्लीत सुमारे 13.8 इतकं तापमानाची नोंद झाली आहे। यामुळे विमानांची हालचाल आणि रस्त्यावरील वाहनांचा वेग यावर देखील परिणाम झालाय। हवामान खात्याचा अंदाज आहे की बुधवारी आणि गुरुवारी थंडी वाढेल। याशिवाय नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये देखील धुके दिसून आलेत। आता भाज्यांचे दर पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। वांगी 15 ते 20 रुपये प्रति किलो दराने मिळते, तर कोबी 10 ते 15 रुपये प्रति किलो दराने मिळते। फ्लॉवर 8 ते 12 रुपये प्रति किलो दराने मिळतोय, तर शिमला मिरची 18 ते 24 रुपये प्रति किलो दराने मिळते आणि हिरवा वाटाणा 35 ते 40 रुपये प्रति किलो दराने मिळतोय। आणि आता राज्यातील तापमान पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। मुंबईमध्ये 29 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान आहे, पुण्यात 29, नाशिकमध्ये 27, नागपूरमध्ये 24, तर कोल्हापूरमध्ये 28 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान आहे। बुलेटिनमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची, पण ब्रेक नंतर आपल्याला पाहायचे पाण्यावर तरंगणारी शेती कशी केली जाते। मयांक गुप्ता हे आपल्याला या संदर्भात माहिती देणार आहेत, त्यामुळे कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा जय महाराष्ट्र। ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। पाण्यावरती तरंगणारी शेती खरं तर हा महत्त्वाचा विषय आहे, सध्या चर्चेत असलेला हा विषय आहे। ही शेती कशी केली जाते हे आपल्याला पाहायचंय। कल्पनेतील वाटणारी शेती 2 तरुणांनी केली आहे। ही शेती त्यांनी कोल्हापूरमध्ये केली आहे। अभियांत्रिकीचं शिक्षण पूर्ण घेतल्यानंतर त्यांनी नोकरी धंद्यात न पडता या तरुणांनी चक्क शेती करण्याचा निर्णय घेतलाय। मूळच्या दक्षिणेतील या तरुणांनी कोल्हापूरचे हातकणंगले गाव निवडलं आणि या ठिकाणी पाण्यावरील ॲक्वाफोनिक ही शेती केली आहे। त्यांच्या या आधुनिक शेतीचा प्रवास आणि त्यामागचे रहस्य जाणून घेऊयात त्यांच्याकडूनच।
मयांक गुप्ता हे आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. सर, पाण्यावर तरंगणारी शेती यासाठी तुम्ही कोल्हापूर हेच ठिकाण का निवडलं? तो मैम हम बेसिकली पूरे इंडिया में ढूंढ रहे थे कि हम सबसे अच्छा क्लाइमेट, सबसे अच्छा पानी, सबसे अच्छा सॉइल कहाँ पर मिलेगा। और हमने इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट को स्कैन किया, अलग अलग फैक्टर्स पे रेट किया, और उसके बाद हमें पता चला कि कोल्हापुर में ये सब फार्मिंग करने के लिए बहुत एडवांटेजेस हैं, और इस कारण से हमने कोल्हापुर में ये सेटअप किया है। लेकिन जब आप कोल्हापुर में आए तब बहुत सारी परेशानियां आपको आई होंगी, क्या होती है परेशानियां? बिल्कुल मैम, तो सबसे पहली परेशानी ये थी कि हम यहाँ के लोकल नहीं है, हमें मराठी नहीं आती थी। बट फिर भी हमने धीरे धीरे मराठी थोड़ा सीख के लोकल्स के साथ अच्छा रिलेशन बना के काम शुरू किया। और दूसरा चीज था, लोकल विलेज में किसी को विश्वास नहीं हो रहा था हमारे प्रोजेक्ट पे, हमारे सेटअप के टाइम पर। बट जैसे ही हमने प्रोजेक्ट शुरू किया और पहले पौधे उगने लगे और ग्रोथ होने लगा, फिर उनको विश्वास होके हम पे काफी कॉन्फिडेंस आया। जी जरूर, आपने अभी इंजीनियरिंग किया है लेकिन फिर भी आप खेती कर रहे हैं, क्यों? इसकी वजह क्या है? तो मैम, मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ आईआईटी बॉम्बे से, और मैंने एक्चुअली दुनिया भर अलग देशों में रहा हूँ, वहाँ बिजनेसेस भी किया हूँ। वहाँ जब मैं बाहर रहता था, मैं वहाँ के लेटेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हमेशा सीखता था और मेरा इंटरेस्ट था। और मैं हमेशा सोचता था कि इंडिया में मेजॉरिटी लोगों का इनकम फार्मिंग से आता है, फिर भी हमारा फार्मिंग का लेवल वर्ल्ड क्लास लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचा है, और इस कारण से मुझे काफी दुख होता था। इस प्रॉब्लम को समझने के बाद मैं सोच रहा था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और मैंने मेरे बाकी स्टार्टअप्स और बिजनेसेस से एग्जिट करके इंडिया आके फार्मिंग को बढ़ाना देने के लिए काम शुरू किया। सो हमारा विजन है कि इंडियन एग्रीकल्चर को वर्ल्ड क्लास एग्रीकल्चर लेवल तक लेके जाएं, जो कंप्लीटली पॉसिबल है, बस काम और मेहनत की जरूरत है। जी, पानी पर खेती करने का आपको आइडिया कहाँ से आया और कैसे किया आपने ये सब? तो मैम, हमने दुनिया के काफी कंट्री घूमे हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, इजराइल, चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, वियतनाम, और वहाँ के लेटेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टडी किए हैं। वहाँ के फार्म पे मैं खुद रहा हूँ, काम किया हूँ, समझा हूँ। और फिर हमने रिसर्च करके देखा कि कौन से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंडिया के लिए बेस्ट सूटेड हैं। फिर हमें पता चला और हमने डिस्कवर किया कि एक्वापॉनिक्स और अदरवाइज पानी पे खेती करना इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और फिर रिसर्च करने के बाद, कॉन्फिडेंस आने के बाद, हमने ये प्रोजेक्ट खुद से सेटअप किया है। जी, लेकिन आप हमारे प्रेक्षकों को क्या बताएंगे, इस खेती का महत्व क्या है? तो मैम, सबसे बड़ा महत्व इस खेती का ये है कि इस खेती में मिट्टी में जो भी कीटाणु रहते हैं या हेवी मेटल्स या पेस्टिसाइड्स रहते हैं, वो आपके खाने के अंदर बिल्कुल नहीं आते हैं, अनफॉर्चुनेट। जी जी, कोल्हापुर में शुगर की मतलब शुगर किया जाता है, लेकिन अभी आपने खेती करने का वो भी अलग तरीके से, ये क्यों सोचा? हाँ, तो मैम, शुगर केन की खेती तो ऑलरेडी लार्ज स्केल पे हो रही है, बट सबको रोज खाने के लिए सब्जी चाहिए होता है, फल चाहिए होता है, और उसका खेती बिना पेस्टिसाइड या बिना रेसिड्यू का रहे, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमने उस पे फोकस करके ये किया है सर। जी, जो हम खेती देखते हैं, मतलब किसान खेती करते हैं, उस खेती से ये खेती कैसे अलग है, क्या बताएंगे इस बारे में? तो मैम, खेती तो एक्चुअली फंडामेंटली सेम है। इस खेती में बेनिफिट ये है कि जो मिट्टी में या एनवायरनमेंट में पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स और बाकी सारे कंटामिनेशंस रहते हैं, वो नहीं है। जी, तर मयांक गुप्ता आपल्याला या सगळ्या संदर्भात माहिती देत आहेत. ते एक इंजिनियर आहेत, मात्र तरी देखील त्यांनी शेती करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर एक युनिक कल्पना त्यांनी सुचवलेली आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचा नक्कीच फायदा होईल असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे.
आपण पुन्हा एकदा त्यांच्याशी संवाद साधूया. एक्वाफोनिक अभी खेती की जा रही है, आपके इसके लिए आपको किन लोगों ने मदद की, किस प्रकार से मदद की? बिल्कुल. तो मैम हमने सबसे पहले मदद मिली महाराष्ट्र के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से, फिर महाराष्ट्र के फिशरीज डिपार्टमेंट से. वो काफी सपोर्टिव थे और हेल्पफुल थे हमें ये प्रोजेक्ट के लिए पूरे परमिशंस और रिक्वायरमेंट्स लाने के लिए. दूसरी, यहाँ के लोकल गांव के लोगों ने हमें बहुत मदद किया और सपोर्ट किया, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं, फिर भी उन्होंने हमें वेलकम करके यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सेटअप करने दिया. तो सबकी हेल्प के साथ ही हम ये कर पा रहे हैं, और वो एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया में हम एक दूसरे की थोड़ी हेल्प करते हैं और कुछ नया करने की पुश करते हैं एक दूसरे को. जी, ये यूनिक खेती देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? तो मैम हमारे फार्म पर हमारे पास विजिटर्स आए हैं ऑल ओवर इंडिया से और अब्रॉड से भी. हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, यूएसए, चाइना. जी, लेकिन आप तो हमारे हमने प्रेक्षकों ये को क्या बताएंगे? हाँ जी, बताइए. तो हमने ये प्रोजेक्ट इसीलिए सेटअप किया है ताकि हम इसमें पूरे इन्वॉल्व कॉस्ट जी, सेटअप अंडरस्टैंड कर सकें और इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं. तो ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है जिसपे हमने सब कुछ सीखा है इंडिया में. अभी इस खेती को अगर हमें लार्ज स्केल में इंडिया में करना है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है विद लो कॉस्ट सॉल्यूशंस जो हमने खुद डेवलप किए हैं. जी, और लेकिन इस इसके इस लिए खेती में कितना खर्चा बोलिए मैम. किया जाता है? कितना तो खर्च मैम हुआ आपके? हाँ, इनिशियल सेटअप के लिए और R&D फैसिलिटी के लिए हमने काफी खर्चा करना पड़ा. हमें लगभग ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपीस खर्च करना पड़ा 2 एकड़ की खेती के लिए. जी, तो सर मैं सभी न्यू कमर्स इंडिया में बोलना चाहूंगा कि खेती में और फार्मिंग में और एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारा स्कोप है. हर जी, आदमी को रोज अच्छा खाना मिलना चाहिए और उसके लिए उसका उत्पादन होना चाहिए, और इस पे अनफॉर्चुनेटली फोकस नहीं हो रहा है. कोई भी गांव में टॉपर लोग क्या करते हैं, वो शहर चले जाते हैं या कोई जॉब में चले जाते हैं. बट जी, मेरा आइडिया या विजन है कि टॉपर लोग जो सबसे चालाक अच्छे लोग हैं, उनको खेती में घुस के उसको आगे ले जाना चाहिए. जी. इस खेती के साथ और कौन सी खेती हो सकती है क्या? एब्सोल्युटली. तो हम इसके साथ फ्रूट्स की खेती, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, आम की खेती, हर चीज पोटेंशियली पॉसिबल है. हमारे काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसी खेती को लेके, ताकि हम समझ सके और आगे लेके जा सके और इसको प्रोपोगेट कर सके अक्रॉस इंडिया. जी, इस खेती में हम फिश फार्मिंग भी करते हैं और फिश से एडिशनल इनकम फार्मर को मिल जाता है, जो बहुत अच्छा रहता है अलोंग विद द वेजिटेबल या प्लांट इनकम. जी. खेती करने के लिए हमें टेम्परेचर की भी जरूरत होती है, लेकिन इस खेती के लिए क्या टेम्परेचर की जरूरत है? तो नेचुरली जो कोल्हापुर में टेम्परेचर अवेलेबल रहता है विच इज बिटवीन 15 डिग्रीज टू 40 डिग्री सेल्सियस, काफी अच्छा है इस खेती के लिए. तो इसीलिए हमने कोल्हापुर चूज करने का एक बड़ा रीजन यहाँ ये था कि यहाँ का क्लाइमेट इसको सपोर्ट करता है, और हर प्लांट को उगाने के लिए अलग क्लाइमेटिक जोन रिक्वायरमेंट रहते हैं. इसीलिए हम यहाँ पर जो इस एरिया में अच्छे से खेती हो पाएगी उन्हीं को करते हैं. हमारे बाकी जो फार्म्स हैं हैदराबाद में, बैंगलोर में, ऊटी में, पुणे में, वहां पर हम अलग प्रोडक्ट्स का खेती करते हैं बेस्ड ऑन देयर क्लाइमेट. जी, अभी यूनिक खेती तो हो रही है पानी के ऊपर, और क्या क्या तरकीब आप सुझाने वाले हैं? तो मैम अभी हमारा मेन फोकस है कि आजू बाजू किसानों को सिखा के उनसे अपने ही खेतों में अच्छी तरीके का पेस्टिसाइड फ्री या रेसिड्यू फ्री खेती करा के हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें उनके साथ. तो इस पे हमारी कंपनी का काफी फोकस है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं पूरे कोल्हापुर, सांगली, सतारा और बेलगांव डिस्ट्रिक्ट्स के अच्छे किसानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उनको हम सिखाएंगे सॉइल में अच्छे से पेस्टिसाइड फ्री खेती कैसे की जा सकती है, और हम उनका पूरा प्रोड्यूस खरीद के उनको अश्योर्ड इनकम दे सकते हैं. मैम धन्यवाद मयंक जी, आपने जय महाराष्ट्र से बातचीत की इसलिए. थँक यू मॅम, थँक यू फॉर हॅव्हिंग अस. धन्यवाद. एकूणच पाण्यावरती तरंगणारी ही शेती, अनोखी शेती कशी केली जाते या सगळ्या संदर्भात आपण मयंक गुप्ता यांच्याकडून माहिती घेतलेली आहे.
यासह इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र.